हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। 18 तक हम लास्ट वाली वीडियो में जो है वो डिस्कस कर चुके थे। तो अगर आपने वहां तक 18 क्वेश्चन तक की वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना और 18 क्वेश्चन तक आप इस एक्सरसाइज को कर लेना। 19 से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो एक्सरसाइज 3.2 का 19th क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या बोला हुआ है। ए ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। मतलब उसने बोला है कि जो आपका एक ना ट्रस्ट है जिसमें आपके रुपीस कितने हैं, 30,000 है। अब देखो पता है इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, तो इससे पहले आपको ये सब पता होना चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे। तो उसने बोला ना कि इतने मतलब रुपीस कितने बोले उसने, 30,000। इतने रुपीस का क्या हो रहा है, उसका वो ट्रस्ट फंड हो रहा है। ठीक है, ये उसने बोला है। जो उसने कितने में डिवाइड कर रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है उसने 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड में। कितने टाइप्स ऑफ बॉन्ड में, 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड में उसने क्या किया, इस 30,000 रुपये को इन्वेस्ट किया हुआ है, बस ये बोला है उसने। ठीक है, तो फर्स्ट बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट पर ईयर। तो पहला बॉन्ड जो है ये वाला बॉन्ड, उसमें उसे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 5%। और दूसरा जो बॉन्ड है वो सेकंड बॉन्ड जो है वो 7% पर ईयर जो है उसमें इंटरेस्ट हो रहा है। उसमें फर्स्ट वाले बॉन्ड में कितना हो रहा है, 5% का। सेकंड वाले बॉन्ड में देखो ऐसे लिख लो, ये फर्स्ट बॉन्ड है इसमें हो रहा है 5% का इंटरेस्ट, और जो ये सेकंड वाला बॉन्ड है उसमें इसका हो रहा है कितना, 7% इंटरेस्ट। ठीक है, इतना समझ आया। 30,000 रुपये को उसने फर्स्ट और सेकंड बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया, यानी ऐसे समझो 30,000 रुपये हैं और उसने उसे 2 इंसानों में बांटा। कितना इन्वेस्टमेंट लगाकर, 5% इसको दिया पहले वाले को, और दूसरे वाले को उसने कितना दिया है, 7%। ठीक है, उसके बाद देखो यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करना है हमें। डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड ₹30,000 अमंग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। मतलब हमें ये बताना है कि किस तरीके से वो इस 30,000 रुपये को इन दोनों में वो बांटे, डिवाइड करे। ठीक है, इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ, फर्स्ट पार्ट में ₹1800 का उसने टोटल अमाउंट दे रखा है, टोटल इंटरेस्ट जो लग रहा है उसका, और सेकंड पार्ट में 2,000 का। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले आप यहाँ पर लेट कर लो कि जो आपका फर्स्ट बॉन्ड है वो आपका क्या है, x है। ठीक है, तो आपने कितना कर लिया, लेट x। उसके बाद देखो फर्स्ट बॉन्ड अगर x हो गया तो आपका जो सेकंड बॉन्ड होगा वो आपका कितना हो रहा होगा, वो आपका हो रहा होगा 30,000 माइनस x। ठीक है, इतना समझ आया। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको यहाँ से अब देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो एक मैट्रिक्स तो आपकी ये बॉन्ड की बनेगी और दूसरी मैट्रिक्स जो ये इंटरेस्ट आ रहा है आपका उसका। तो देखो सबसे पहले इसकी मैट्रिक्स अगर आप बनाओ तो इसकी मैट्रिक्स की फॉर्म ये होगी x, इसे आप रो वाइज लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद देखो अब आपका इंटरेस्ट की मैट्रिक्स, इंटरेस्ट देखो 5% का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको रफली बताऊं, 5% मतलब क्या होगा, इसे आप क्या लिख सकते हो, परसेंटेज का साइन हटा के डिवाइड में 100 लिखते हैं, तो इसे आप 5/100 लिखेंगे। और जो सेकंड है 7%, इसे आप क्या लिख सकते हो, 7/100। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट पार्ट निकाल रहे तो उसमें क्या बोला है कि टोटल आपका कितना लग रहा है, 1800। तो टोटल ये रहा 1800 लग रहा है, और ये आपका जो बॉन्ड आया, फर्स्ट बॉन्ड इतना और सेकंड बॉन्ड इतना, ये हमने लिख दिया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में रो वाइज। अब कॉलम वाइज आपको ये वाली चीज़ लिखनी है, जितना उसने इंटरेस्ट उसका लग रहा है कितना पर ईयर में। तो पहले में कितना लग रहा है, 5/100, और सेकंड वाले में कितना लग रहा है, 7/100। बस ये आ गई आपकी मैट्रिक्स की फॉर्म में। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, मैंने सिखाया कितनी बार, रो मल्टीप्लाई में कॉलम। तो x को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x डिवाइडेड में 100। उसके बाद इसे इसके साथ करेंगे तो ये ऐड में लिखा जाएगा। तो 30,000 माइनस x को करेंगे किसके साथ, 7/100 के साथ। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, 7 ब्रैकेट में 30,000 माइनस x डिवाइडेड में 100, और इक्वल में क्या चल रहा है, 1800। ठीक है, अब देखो मैट्रिक्स की फॉर्म है,
मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दो। अब इनका क्या ले लो, ये सॉल्व करना है आपको और एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तभी आपको फर्स्ट और सेकंड बॉन्ड पता चल पाएंगे। तो देखो ऐसे इसे क्या करेंगे आप, सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, तो 100 आ जाएगा एलसीएम, यहाँ पर आएगा 5x, यहाँ पर 7x, तो यहाँ पर माइनस का 7x हो जाएगा, प्लस में 7 3 जा 21, ठीक है, ये आ गया। इज इक्वल्स टू में क्या चल रहा है आपका 1800 चल रहा है। उसके बाद देखो अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 7 में से 5 गए तो माइनस का 2x, प्लस में 210 ये आएगा, ठीक है, अपॉन में 100 इज इक्वल्स टू क्या चल रहा है 1800। बस अब जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो आपको यहाँ से आपकी x क्या मिल जाएगी, जो आपको x की वैल्यू निकालनी थी वो आपको मिल जाएगी जैसे ही आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से मैं आपको डायरेक्ट इसकी x की वैल्यू निकाल के बता देती हूँ। तो यहाँ से इसकी जो x की वैल्यू आएगी वो आपकी कितनी आएगी, ये जो आपकी x की वैल्यू आएगी वो आएगी 15,000, ठीक है। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेना, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपको x की वैल्यू इतनी मिल जाती है, कितनी 15,000, ठीक है। अब देखो अगर ये आपका फर्स्ट बॉन्ड आपको चाहिए था तो फर्स्ट बॉन्ड कितना आ जाएगा आपका x, यानी कि यहाँ से ये आपका x हो गया 15,000, तो आपका सेकंड बॉन्ड जो है ये तो हो गया आपका फर्स्ट बॉन्ड, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड बॉन्ड अगर आप निकालो तो वो क्या हो जाएगा 30,000 माइनस x था, यानी 30,000 माइनस में 15,000, तो कितना आ जाएगा 15,000, ठीक है। आगे आपका फर्स्ट और सेकंड बॉन्ड। अब ये हो गया यहाँ पर आपका 19 का ए पार्ट कंप्लीट, और एज इट इज़ बिल्कुल एज इट इज़, बस आपको यहाँ 1800 आपने इक्वल में लिखा है, इसकी जगह आपको क्या लिख देना है 2000, ठीक है। तो वो वाला पार्ट मैं नहीं करा रही हूँ, वो बिल्कुल एज इट इज़ बिल्कुल इसी की तरह सेम है, तो वो आप खुद से कर लेना। अगर आपको ना समझ आए, कोई भी डाउट आए इस वाले पार्ट में, तो आप मुझसे पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। तो अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 20 पर। कौन से क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20। देखो इसमें क्या बोला हुआ है उसने हमसे, इसमें हमसे बोला है कि द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल, देखो इसमें इसने हमसे बोला है द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स। मतलब कि सबसे पहले लिखते जाते हैं हम कि उसने क्या क्या बोला है। उसने हमसे बोला है कि एक बुक शॉप है, एक पर्टिकुलर स्कूल की बुक शॉप है, ठीक है, उसके पास क्या है 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स है। केमिस्ट्री बुक्स उसके पास कितनी है 10 डजन, ठीक है। केमिस्ट्री बुक्स इज इक्वल्स टू 10 डजन है उसके पास। अब देखो डजन का मतलब क्या है, डजन मतलब कितने सामान होंगे, मतलब कितनी बुक्स होंगी उसके पास। डजन, एक डजन, एक डजन का मतलब कितना होता है 12 के इक्वल होता है, यानी कि उसमें उसके पास ऑब्जेक्ट कितने होंगे 12 होंगे, है ना। तो यहाँ से आप क्या कर दो, इस 10 को मल्टीप्लाई कर दो किससे 12 से, तो आपके पास कुल कितनी केमिस्ट्री बुक्स हो जाएंगी 120, ठीक है। तो ये आपके पास केमिस्ट्री बुक्स आ गई। उसके बाद देखो 8 डजन उसके पास क्या है फिजिक्स बुक्स हैं, यानी कि यहाँ से लिख लो कि आपके पास फिजिक्स की बुक कितनी है 8 डजन है। अब डजन से इसको सिंपल चेंज कर दो कि कितने टोटल ऑब्जेक्ट आएंगे, तो 8 मल्टीप्लाई में 12 यानी कि 96, कितने हैं 96। उसके बाद आ जाओ इकोनॉमिक की बुक कितनी है उसके पास 10 डजन, 10 डजन उसके पास क्या है इकोनॉमिक बुक्स हैं। इकोनॉमिक बुक्स इज इक्वल्स टू में 10 डजन, ठीक है। देखो 10 मल्टीप्लाई में 12, ये भी कितने हो जाएगा 120, सॉरी हाँ 120, ठीक है, ठीक है। इतना होने के बाद उसने बोला कि जो उसका सेलिंग प्राइसेस है वो कितना है ₹80। मतलब कि इसका सेलिंग प्राइस, जब उसने केमिस्ट्री बुक्स को लिया तो इसका सेलिंग प्राइस कितना है ₹80 है, और इसका सेलिंग प्राइस कितना है ₹60 है, इसका सेलिंग प्राइस कितना है ₹40 है। Find the total amount the bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra। मैट्रिक्स मेथड का ही यूज़ करके आपको टोटल अमाउंट निकालना है जितना भी बुक शॉप को रिसीव हुआ, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपके पास बुक्स कितनी है तो उसकी एक मैट्रिक्स की फॉर्म लिख लो। कितनी थी, एक केमिस्ट्री बुक्स थी 120, फिजिक्स की बुक थी आपके पास 96, और इकोनॉमिक की बुक्स भी आपके पास 120, ठीक है। ये तो बुक्स लिख ली कि हमारे पास ये बुक्स थी और इतनी थी, ठीक है। उसके बाद देखो
आप कॉलम वाइज लिखेंगे क्या कि कितने रुपीस में थी। तो केमिस्ट्री की बुक्स कितने में थी आपकी 80 में, तो वो हमने लिख लिया। और यहाँ से देखो फिजिक्स की बुक्स आपकी कितने में थी ₹60 में, और इकोनॉमी की बुक्स कितने में थी 40 में। ठीक है, अब इसको सिंपल आपको मल्टीप्लाई करना है और इसका सिंपल आंसर निकालना है। देखो अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, यहाँ से मैट्रिक्स लगा दो, ये रो है, ये आपका क्या है कॉलम चल रहा है। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 12 को 8 से करेंगे तो कितना आता है 9600 प्लस में, अब यहाँ से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 6 6 जा 36, हाँ, और यहाँ पर आया 3, तो 6 9 जा 54 और 3 यहाँ पर कितना हो जाएगा 7। ठीक है, हाँ देखो यहाँ से ये आपका कितना आया 5760। जब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके प्लस में लिख देंगे तो 12 4 जा 48 और 4800 ये आ गया। अब देखो इन सबको ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, जब आप पूरे को ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 20160। ठीक है, इतना जो है वो बुक शॉप जो है उसे रिसीव हुआ होगा, ये उसका क्या हो गया टोटल अमाउंट जो उसने हमसे मांगा था। ठीक है, ये आ गया आपका टोटल अमाउंट आ गया, ये आपको निकालना था। तो यहाँ से आपका ये 20 क्वेश्चन जो है वो एंड होता है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 21 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला हुआ है, 21 में आपसे बोला है assume x, y, z and p are matrices of order 2 multiply n, 3 multiply k, 2 multiply p, n multiply 3। मतलब कि सबसे पहले लिख लेते हैं उसने हमें दिया क्या क्या है। उसने हमें ना 5 मैट्रिसेस दे रखी हैं। क्या नाम है, पहली मैट्रिसेस का नाम x, दूसरी का y, तीसरी का z, चौथी का है w और फिर इसका है क्या p। अब देखो इन सारे मैट्रिसेस के उसने क्या दे रखे हैं, आपको ऑर्डर दे रखा है। जैसे कि उसने x का ऑर्डर क्या दे रखा है 2 मल्टीप्लाई में n, y का ऑर्डर दे रखा है 3 मल्टीप्लाई में k, और z का जो ऑर्डर दे रखा है उसने वो दे रखा है 2 मल्टीप्लाई में p, w का ऑर्डर उसने दे रखा है n मल्टीप्लाई में 3 और p का ऑर्डर उसने p मल्टीप्लाई में k ये दे रखा है। ठीक है, ये 5 क्या है मैट्रिसेस हैं और ये उनके ऑर्डर गिवन है। अब देखो उसके बाद वो क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21, यानी क्वेश्चन नंबर 21 और 22 में आपको वो पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है और उसके हिसाब से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो देखो 21 में क्या बोला है, द रेस्ट्रिक्शन ऑन n, k एंड p सो दैट py प्लस wy विल बी डिफाइंड आर। मतलब कि हमें py प्लस wy को जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी एक तरह से ये पूछ रहा है कि n, k, p इनकी वैल्यूज़ क्या आएंगी। रेस्ट्रिक्शंस मतलब क्या होता है, वैल्यूज़ एक तरह से वो मांग रहा है कि इनकी वैल्यूज़ क्या आएंगी। तो देखो आपको इक्वेशन उसने क्या दे दी, अब इसी इक्वेशन का यूज़ करना है और इसी इक्वेशन का यूज़ करके आपको अपने बेसिक कंसेप्ट जो मैंने अब तक आपको समझाया ना वो ही आपको इसमें लगाने हैं इन दोनों क्वेश्चंस में। तो देखो यहाँ से उसने इक्वेशन दे दी है पी वाई प्लस में डब्ल्यू वाई। अब इसी की हेल्प से देखो आपका ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो कैसे, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई है, यहीं से आपको क्या चाहिए, ये ऑर्डर चाहिए किसका, एन का, के का और पी का, मतलब इनकी वैल्यूज चाहिए, ऑर्डर नहीं सॉरी वैल्यूज चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले वैल्यूज पुट करते हैं। हमें पता तो है नहीं कि वैल्यू क्या क्या है, पर हमें ऑर्डर पता है। ठीक है, और उसी ऑर्डर की हेल्प से हम वैल्यूज निकालेंगे। देखो कैसे, P है, P का ऑर्डर आपको क्या दे रखा है, ये आपको ऑर्डर गिवन है। ठीक है, ये सारे आपको क्या गिवन है, ऑर्डर। यहाँ से देखो P का ऑर्डर आपको क्या गिवन है, मैट्रिसेस का सिंबल बना लो, और P का ऑर्डर आपको गिवन है P मल्टीप्लाई K। ठीक है, अब देखो प्रोडक्ट करके Y का ऑर्डर आपको क्या गिवन है, 3 मल्टीप्लाई K, तो 3 मल्टीप्लाई K लिख दिया। प्लस में W, देखो W हमें मैट्रिसेस तो नहीं पता, पर उसको ऑर्डर क्या दे रखा है, N मल्टीप्लाई में 3, और मल्टीप्लाई का साइन, Y आपका Y का ऑर्डर क्या दे रखा है, 3 मल्टीप्लाई में K। ये आपको ऑर्डर दे दिए इन सबके। अब देखो, अब यहाँ से देखो कैसे वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से देखो आपको मैंने कितनी बार बताया, अगर आपको K की वैल्यू चाहिए तो आप देखो कैसे करो। इन दो मैट्रिसेस का जब आप प्रोडक्ट कर रहे हो तो मैंने हमेशा आपको क्या बताया कि ये इसका जो कॉलम है, इसका कॉलम इसके रोज के बराबर होगा। यानी कि आपको यहाँ से एक बात पता नहीं चल रही कि यहाँ से आपको K की वैल्यू क्या मिल रही है, 3,
के हमेशा क्या होगा, 3 होगा इसमें, यानी आपकी के की वैल्यू आ नहीं गई कि वो कितनी आ रही है, 3 आ रही है, क्योंकि हमेशा मैंने आपको यही बताया कि प्रोडक्ट करते टाइम ये वाली चीज़, इसका कॉलम इसके रोज़ के बराबर होता है, हमेशा ये बात मैंने आपको बताई है। इसलिए यहाँ से आपकी जो के की वैल्यू वो कितनी आ गई, 3। तो चलो एक तो रेस्ट्रिक्शन हमने निकाल दी कि हमारी के की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। अब देखो, अब हमें तो ऑर्डर से मतलब है, तो अब अगर आप इस मैट्रिसेस का ऑर्डर निकालना चाहें तो क्या आएगा, तो प्रोडक्ट जब हम करते हैं तो ऑर्डर क्या लिखते हैं, इसका फर्स्ट वाला और इस दूसरी मैट्रिसेस का लास्ट वाला, ये होता है जो हमारा आंसर आता है प्रोडक्ट करने के बाद, उसका ऑर्डर हमारा ये आता है, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट। तो इसका फर्स्ट क्या है, P, और इसका लास्ट क्या है, K। ठीक है, यानी कि फर्स्ट वाली मैट्रिसेस का रोज होता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में दूसरी वाली मैट्रिसेस का कॉलम होता है, जो हमारा आंसर जो इन दोनों का प्रोडक्ट करके उसका ऑर्डर आएगा ना, वो आपका ये आएगा, P × K। इतना हो गया। अब देखो इस वाले पर आते हैं। इस वाले में देखो, यहाँ पर अगर आप इस मैट्रिसेस का ऑर्डर निकालो तो क्या आएगा, मैंने क्या बोला, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, यानी कि इसका रोज यानी कि n और इसका कॉलम मल्टीप्लाई में k। तो इस वाली ये इसको मल्टीप्लाई करने पर आपको जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, n मल्टीप्लाई में k होगा। ठीक है, और k की वैल्यू तो आपको पता चली गई 3 है, k की वैल्यू आपको पता चली गई क्या है, 3 है। ठीक है, अब देखो, अब इससे भी आपको एक ऑर्डर मिलेगा, क्योंकि ये दोनों मैट्रिसेस क्या कर रही हैं, ये दोनों मैट्रिसेस के बीच में कैसा सिंबल है, प्लस का। और मैंने आपको स्टार्टिंग से, इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग से बता रही हूँ कि आप प्लस या माइनस किसी भी मैट्रिसेस को कब कर सकते हैं, जब आपके मैट्रिसेस के ऑर्डर क्या हो, सेम हो। ठीक है, यानी कि अगर आप कोई भी दो मैट्रिसेस लो, उनको आप तब तक ऐड नहीं कर सकते जब तक कि उनके ऑर्डर सेम नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इस वाली मैट्रिसेस का ऑर्डर, जो इसका ऑर्डर है वही इसका ऑर्डर होगा, यानी के तो होगा ही होगा, है ना, के तो है, दोनों में है। ठीक है, पर P और N की बात लें तो आप दोनों में से क्या लो, तो आप इन दोनों को यहाँ पर ये नहीं लिख सकते कि P जो है वो N के बराबर है, यानी कि आप P × K लिखो या फिर आप N × K लिखो, दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि दोनों से जो आपको ऑर्डर मिलेगा वो सेम मिलेगा, जो ऑर्डर इसका है वही ऑर्डर आएगा आपका। ठीक है, जो ऑर्डर इसके आ रहा है वही ऑर्डर इसका भी होना चाहिए, तो इसलिए मैंने लिखा कि P जो है वो N के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो, इसलिए आपका यहाँ से जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट होगा, तो यहाँ से आपकी K की वैल्यू 3 आएगी और P जो है वो N के बराबर होगा। ठीक है, तभी तो यहाँ से दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम आएगा, रिजल्ट का आंसर। ठीक है, मतलब जो इन दोनों को ऐड करने पर आपका रिजल्ट आएगा ना, उसका ऑर्डर सेम होगा जब आप P को N के इक्वल ऐड करके चलोगे। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ से देखो 21 क्वेश्चन तो खत्म होता है, उसने हमसे बस ये वैल्यूज मांगी थी तो वो हमने निकाल दी। अब देखो, अब आते हैं 22 पर। 22 में भी आपको कुछ ऐसा ही करना है, दिया तो उसने आपको यही है, मैट्रिसेस ही दी है 22 में भी, और वही ऑर्डर गिवन है। बस इसमें आपको क्या बोला, इफ़ n = P है, क्या है, n P के बराबर है, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x - 5z, तब जो ऑर्डर होगा इस वाली मैट्रिक्स का, किसका, 7x - 5z, इसका आपको क्या निकालना है, ऑर्डर फाइंड करना है, ऑर्डर निकालना है आपको इसका, इस वाली मैट्रिक्स का। ठीक है, ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, 7x है यानी 7। अब देखो x मैट्रिक्स मैंने लिखी है, x मैट्रिक्स हमें पता तो नहीं है पर हमें उसका ऑर्डर पता है, उसी के ऑर्डर से हम इस पूरी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालेंगे। तो x का ऑर्डर हमें गिवन है ऊपर 2 × n माइनस में 5, और z का ऑर्डर हमें गिवन है 2 × में p। ठीक है, ये हमें गिवन है, ये दो चीज़ें हमने लिख दी। यहाँ पर ये हमारा z वाला है और ये हमारा x वाला है। ठीक है, इसमें x वाले के एलिमेंट, इसमें z वाले के। अब देखो 7x का मतलब क्या है कि 7 जो है वो इसके सारे एलिमेंट, इस x के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो अगर हम कोई भी, ये क्या है, स्केलर, मैंने बताया था ना, मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर ऑफ बाय स्केलर, स्केलर है, ये एक नंबर है, तो नंबर से अगर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते तो ऑर्डर में तो कभी कोई डिफरेंस नहीं आता। ठीक है, ऑर्डर सेम रहता है, इसलिए अगर आप मल्टीप्लाई भी कर दो तो भी कुछ नहीं चेंज होगा, सेम रहेगा ऑर्डर। और अभी यहाँ पर क्या है, 5 है, 5 को इस z के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक नंबर है, इससे ऑर्डर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ से ये मत सोचना कि यहाँ पर इसका ऑर्डर चेंज होगा इससे मल्टीप्लाई करने पर, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, तो ऑर्डर तो चेंज नहीं होगा। अब हमें
देखो मान लो अब आपने क्या किया, ये x है, इसके सारे एलिमेंट का नाम हमने क्या दे दिया, कैपिटल X, और इस 7 को मल्टीप्लाई कर दो तो 7x हो गया, और इसका ऑर्डर क्या है 2 × n, माइनस का साइन इसको भी अंदर ले जाओ तो 5z, यानी इसके सारे एलिमेंट के साथ मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, और 2 × में p। ठीक है, उसके बाद अब देखो इसके रिजल्टेंट का ऑर्डर निकालो। इन दोनों के बीच में सिंबल कैसा लगा है, माइनस का। मैंने अभी आपको बताया कि एडिशन करो या फिर सब्ट्रैक्शन करो, दोनों ही केसेस में आपका ऑर्डर जो है वो कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, है ना। तो या तो आप देखो, अब देखो इसका ऑर्डर क्या है 2 × n, और इसका ऑर्डर क्या है 2 × p, और हमें ऊपर ही उसने मेंशन कर दिया कि n p के बराबर है, तो यहाँ से आप इस n को p भी लिख सकते हो, यानी कि इस 7x का ऑर्डर आप 2 × p लिख सकते हो। माइनस में ये 5z चल ही रहा है, तो इसका भी ऑर्डर क्या है आपके पास 2 × p, यानी दोनों के ऑर्डर 2 × p। तो रिजल्टेंट का ऑर्डर अब आपको समझ आ गया, रिजल्टेंट का ऑर्डर अब आपका क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा आपके पास 2 × p ऑर्डर की मैट्रिक्स ही आएगी। जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसका ऑर्डर आपको क्या मिलेगा, 2 × p मिलेगा। ठीक है, 2 × p लिख लो, और p और n तो एक दूसरे के बराबर ही हैं, तो इसका ये 2 × p भी लिख सकते हो, 2 × n भी, क्योंकि ये p और n जो है वो बराबर हैं। यहाँ से लिख लो p इक्वल है n के, गिवन ही है आपको क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑर्डर आपके पास ये आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। 2 × n दे रखा है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो बस इसने ऑर्डर पूछा था, हमने ऑर्डर निकाल दिया। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपका जो क्वेश्चन नंबर 22 है वो भी एंड होता है। यहाँ पर आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप आपको इसके सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 की। तो आप सबसे पहले इस एक्सरसाइज को अच्छे से कंप्लीट कर लो, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।